हेलो, तुम्हारे क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट का। लाइट वाला चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें दो पोर्शन है, एक पूरा पोर्शन रिफ्लेक्शन का है और एक पूरा पोर्शन डिफ्रैक्शन का है। मैं इस चैप्टर को दो वीडियोस में कन्वर्ट करूंगा। एक वीडियो तुम्हारी पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन को कवर करेगी और दूसरी वीडियो पूरी रिफ्रैक्शन को कवर करेगी। तो आज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो तुम्हारा पूरा रिफ्लेक्शन कवर कर देगा, चाहे उसमें तुम्हारा प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। उसके न्यूमेरिकल्स, उसके फॉर्मूले, साइन कन्वेंशन, सारा पोर्शन हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में। तुम लोग जानते हो ऑलरेडी कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, अगर किसी लाइट रे को, किसी लाइट को किसी मिरर के ऊपर पहुंचाते हैं, किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर पहुंचाते हैं, तो जब लाइट उसके ऊपर पहुंचती है तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्ट बैक होने का मतलब है बाउंस बैक हो जाती है, लाइट वहां से टकरा के वापस लौट जाती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि सिंपल हो गया, लाइट का बाउंस बैक होना कब? जब ये लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है। जब ये लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है या किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है, तो लाइट रे का टकरा के वापस लौट जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बच्चों, पॉलिश सरफेस हो सकता है, स्मूथ सरफेस हो सकता है, कोई मिरर हो सकता है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोल देंगे। अब देखो, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले तुम्हारी टर्म आएगी, दो तरह के रिफ्लेक्शन होंगे तुम्हारे पास। पहला होगा तुम्हारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, और बच्चों दूसरा होगा तुम्हारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। देखो, मेरे पास सबसे पहले जब एक मिरर में बनाता हूं तो मिरर को इस तरह से बनाना होगा। इसमें ये जो मैंने एक साइड में कुछ स्केचिंग सी की है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। ये हमारे पास होगी पॉलिश्ड सरफेस। बच्चों, पॉलिश सरफेस का मतलब हुआ, अब तुम कोई से भी मिरर की बात कर लो, घर में हमारे एक मिरर है उसकी बात कर लो। उस मिरर में जिसमें तुम लोग अपने आप को देखते हो, उसमें एक सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है, जो पीछे की तरफ से होती है, जिसके ऊपर रेड या ब्राउन कलर का पेंट होता है, तो वो सरफेस तुम्हारी कैसी होती है, पॉलिश सरफेस होती है। और जो दूसरी साइड होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, जिसमें हम लोग खुद को देखते हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो किसी भी मिरर में दो तरह की सरफेस होती है, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी होती है पॉलिश्ड सरफेस। देखो, एक लाइट रे है जो इस मिरर तक पहुंची, इस जो लाइट रे मिरर तक पहुंचेगी इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को बिल्कुल सिंपली डिफाइन करेंगे, द रे विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ अ मिरर, या सिंपल कह लो यार कि द रे विच फॉल्स ऑन अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। तो इंसिडेंट रे तुम्हारा क्लियर हो गया, लाइट रे पहुंच रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। जिस पॉइंट पे पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जिस पॉइंट पे लाइट रे पहुंच रही है। बच्चों, अगर इस पॉइंट से होते हुए मैं एक लाइन खींचूं, एक प्लेन बनाऊं, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, एक प्लेन बनाऊं which passes through the point of incidence and which is perpendicular to the plane of mirror, then this plane is called normal. This is the normal. What is normal? Normal is a plane which passes through point of incidence and which is perpendicular to the surface of mirror is called a normal. बच्चों, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करेंगे। तो एंगल आई क्या डिनोट कर रहा है, तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से लाइट रे आई और रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका बाउंस बैक हो जाना। तो देखो, ये लाइट रे यहां से टकरा के वापस लौटी, और ये लौटती हुई जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद की जो रे है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास सिंपल हो गया, लाइट रे जो वापस लौटती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो मेरे पास फिर से एक बार टर्म सुनो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रे का बाउंस बैक करना। अब एक रे है विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद नॉर्मल क्या है, विच इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस ऑफ मिरर एंड passes through the point of incidence is called normal. Then reflected ray क्या है, the light ray which bounced back या after bounce back जो हमें रे मिलती है उसको हम बोलते हैं reflected ray. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। इसके बाद में हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में केवल हमारे पास दो लॉ हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, है ना। ये हमारे सबके सब एक प्लेन में होते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बच्चों हमारा दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा लॉ है। कोई सी भी कंडीशन दे दे, तुम्हें प्लेन मिरर दे दे, तुम्हें कॉनकेव मिरर दे दे, कॉन्वेक्स मिरर दे दे, कैसे भी तुम्हें मिरर दे दे, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों बराबर होंगे। यहीं से एक छोटी सी टर्म निकलती है बच्चों, हमारा होता है जैसे मान लो ये मेरे पास एक मिरर है और अगर मान लो यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक लाइट रे ना ऐसे करके पहुंच रही है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। अब इस केस में सोचो एक बार, अगर ये लाइट रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहुंच रही है तो इसी को तुम क्या बोल दोगे, नॉर्मल बोल दोगे, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यही तुम्हारा नॉर्मल है, यही मेरे पास इंसिडेंट लाइट है, यानी कि इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे क्या हो गया तुम्हारा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक साथ हो गए। अगर कोई लाइट रे किसी मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर पहुंचती है, 90 डिग्री के एंगल पे पहुंचती है, तो उस केस में जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, एक ही लाइन के अलोंग हो जाएंगे। सोचो अगर ये दोनों एक लाइन के अलोंग हो गए तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। लेकिन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसलिए इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा 0 हो गया, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 कब होगा, जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम होंगे, यानी कि जिस पाथ पे लाइट रे आएगी उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से निकल के आता है कि अगर कोई लाइट रे किसी मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहुंचती है तो उस केस में वो समझ लो नॉर्मल के अलोंग जा रही है, और इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी नॉर्मल के अलोंग वापस जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, यानी कि जिस पाथ से आएगी उसी पाथ पे लाइट रे वापस लौट जाएगी। तो ये मेरे पास बड़ा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है रिफ्लेक्शन का, है ना। थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। पहले एक काम करते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, और हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। देखो मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बड़ा सिंपल है, अगर लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पे पहुंच रही है, कुछ ऐसे एक लाइट बीम पहुंच रही है, बीम का मतलब हो गया बंडल ऑफ रेज। अगर बंडल ऑफ रेज किसी प्लेन सरफेस पे पहुंच रहा है, कुछ ऐसे देखो, ये मेरे पास ये है बंडल ऑफ रेज, सारी की सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, भाई कोशिश तो की है अब जैसी भी बनी है। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई साहब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करोगे तुम, एक एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब यहां से ये लाइट रे वापस लौटेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा, तो ये लाइट रे भैया यहां से ऐसे करके वापस लौटेगी, और तीनों रे एक दूसरे के पैरेलल ही वापस जाएंगी, मतलब पैरेलल आई और पैरेलल वापस चली गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। देखो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर है, एक ही सरफेस पे हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा एक दूसरे के बराबर हो गया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर हो जाएगा, लाइट रे पैरेलल आएंगे, पैरेलल ही वापस लौट जाएंगी, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अच्छा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है जब लाइट रे आएंगी किसी तरह से और जाएंगी किसी तरह से। मतलब कहने का, देखो समझ में आ रही है बात यार, समझ में आ रही है, पकड़ में आ गई बात कि लाइट रे, अगर ये मान लो सरफेस तुम्हारे पास प्लेन है ना, स्मूथ सरफेस है, तो उस केस में कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। भैया तुमने क्या किया, तुमने बिल्कुल एकदम आड़ा तिरछा सा एक बेकार सा तुमने प्लेन ले लिया है ना। ये कैसा प्लेन है? ये तुम्हारा है इरेगुलर, है ना, जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। एक इरेगुलर तुमने प्लेन ले लिया, इधर तुमने पॉलिश कर दी, दूसरी तरफ लाइट रे आएंगी। अब ये जो लाइट रे हैं आएंगी तो एक जैसी, भाई लाइट रे तो जैसी आ रही है वैसी आएंगी, साइड साइड लाइट रे पैरेलल आएंगी। तो यहां पर क्या हुआ? देखो ये सारी लाइट रे हमारे पैरेलल आ गई। अब क्या हुआ? ये लाइट रे पैरेलल आने के बाद अलग अलग एंगल पे इधर उधर भगा दी गई, है ना, स्कैटरिंग करा दी गई इनकी। तो देखो जब मैंने देखा भैया तो ये वाली लाइट रे तो इस वाले पाथ पे चली गई, और ये वाली लाइट रे तो भैया इस पाथ पे चली गई, ये वाली लाइट रे इस पाथ पे गई, और ये लाइट रे इस पाथ पे गई। सब लाइट रे इधर उधर बिखर गई। आई थी किसी पाथ पे, चली गई किसी पाथ पे, आई थी पैरेलल, चली गई एंटी पैरेलल। अब इस केस में तुम क्या कहोगे? तो ये हमारा सबसे पहले तो यार ये देखो ये कैसा रिफ्लेक्शन होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। बट एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाता है कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर बराबर है? क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। किस केस में? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। तो क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो देखो देखने में लग रहा है या नहीं कर रहा, क्या कहते हो तुम लोग? तुम्हें लगता है ये फॉलो कर रहा है? लगता है फॉलो कर रहा है? नहीं लगता फॉलो कर रहा है ना। देखने में फॉलो करता है, ये नहीं लगता। लेकिन अगर तुम देखोगे यार तो यहां पर जो ये है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये है। इस नॉर्मल के हिसाब से देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। यहां पर देखो ये तुम्हारे पास नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। यहां पर देखोगे ये तुम्हारे पास नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। समझ रहे हो ना नॉर्मल कैसे बना रहे हैं? देखो ये तुम्हारे पास एक सरफेस है, यहां पे अगर मैं इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल बनाना चाहूं तो ऐसे बनेगा, वहीं अगर मैं इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊं तो भाई ऐसे बनेगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे तो ऐसे। अब नॉर्मली इधर उधर हो गए आड़े, जब नॉर्मली सारे के सारे हमारे आड़े तिरछे हो गए तो उस केस में क्या होगा? तो लाइट रे तो अपने आप इधर उधर एंगल पे जानी है ना। जैसे यहां पर नॉर्मल बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा। तो तुम देखो सभी जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी बराबर है ना। ये तो नॉर्मल की कहानी खराब हो गई, सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं बैठे, और जब नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं बैठे तो इसलिए लाइट रे एंटी पैरेलल चली गई। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अभी भी फॉलो कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो अभी भी तुम्हारे इक्वल ही चल रहे हैं। तो ये तुम्हारा हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो मुझे लगता है यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक, पहले तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं। मिटा दूं मैं इसको? देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने तुम्हें बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। अब हमारे पास मान लो 2 मिरर तुम्हें दे दिए, ये तुम्हें एक मिरर दे दिया, एक मिरर तुम्हें यहां पे दे दिया। अब एक लाइट रे को इन्होंने बनाया, तुमसे कहा भैया ये वाला मिरर जो है वो AB है और ये वाला जो मिरर है वो PQ है। एक लाइट रे यहां पे ऐसे करके पहुंची है ना, और ये जो एंगल है ये तुम्हारे पास दे दिया 30 डिग्री। भाई तुमसे कहा कि इस रे के पाथ को कंप्लीट करना। ये इंसिडेंट रे है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के पास आ रही है, किस डायरेक्शन में जाएगी, कैसे जाएगी, इस बात को तुम्हें कंप्लीट करना है ना। देखो एक चीज बड़ी सिंपल है, ये इंसिडेंट रे है तो एक रिफ्लेक्टेड रे बना लो। सबसे पहले देखो तुमने क्या किया, इस वाली सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। भाई ये तुम्हारे पास हो गया नॉर्मल, है ना। ये तुम्हारे पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला होगा नॉर्मल के साथ एंगल। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी गलती से कि ये जो तुम्हें सरफेस दी है सरफेस के साथ एंगल मान लेते हैं, बट वो गलत हो जाएगा। नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना है यहाँ पे तुम्हारा एंगल, ये वाला 60 डिग्री। भाई पूरा तुम्हारा नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल तुम्हारा 60 के बराबर हो गया। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर कर दो, तो ये लाइट रे कुछ तुम्हारी ऐसे करके चली गई, ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा
ये एंगल तुम्हें दे दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में वो क्या करते हैं, वो ना इस वाले एंगल को तुम्हें दे करके रखेंगे। मान लो ये एंगल तुम्हें दे रखा है 120 डिग्री, राइट। अब सोचो यार ये एंगल 120 है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे निकाला जाएगा। देखो ये एंगल कितना बचेगा तुम्हारा 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि भैया ये नॉर्मल है, नॉर्मल वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया। जब ये R 60 है तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री का बचेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। देखो ये 120 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 150। तो ट्रायंगल के हिसाब से सोचो ये कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि टोटल सम कितना होता है तुम्हारा, टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आ गया भैया 60 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है ना, इजी है, बिल्कुल एकदम इजी है। लाइट रे 30 डिग्री पे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुमने 60 बनाया, लाइट रे इस पाथ पे चली गई। ये एंगल 120 था, तो ट्रायंगल के हिसाब से टोटल कितना होता है 180। तो ये 30 है, तो ये वाला कितना आ गया 30 डिग्री हो गया। ये 30 है तो नॉर्मल ये है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और ये लाइट रे भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करते हुए 60 डिग्री पे वापस चली गई, है ना। बात पकड़ में आई। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे हो गई, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, है ना। तो ये तुम्हारे पास बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुम्हें इसका क्या करना है, रे ऑफ लाइट, जो पाथ ऑफ लाइट रे है उसको कंप्लीट करने के लिए तुमसे पूछ लिया जाता है ना। तो ये हमारे पास में बात हुई बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक, यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखो रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमारे पास मिरर्स हैं। मिरर्स वही है जिसमें एक साइड रिफ्लेक्टिंग है और एक साइड में पॉलिश कर दी गई है। ग्लास है यार, सिंपल शीशा है, शीशा जैसे विंडो में लगा होता है ना, वैसा शीशा। क्या किया है तुमने, एक साइड केवल उसके पॉलिश कर दिया, है ना। तो देखो मेरे पास कहानी आती है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की क्या होता है प्लेन मिरर भाई? प्लेन मिरर वही शीशा है जिसमें तुम लोग सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हो, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। अब हमारे सिलेबस में ना प्लेन मिरर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इमेज किस तरीके से बन रही है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। प्लेन मिरर के नाम पे हमारे पास केवल इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि इमेज किस तरह से बन रही है। तो देखो हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, प्लेन मिरर वही वाला जो हमारे घर में बना रहा है। तो हमारी जो इमेज है, अच्छा ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं? देखो ऑब्जेक्ट हम है जिसको तुम प्लेन मिरर में या मिरर में देखना पसंद करोगे। मतलब जैसे मैं खुद को देखना पसंद करूंगा तो मैं कौन हूं, ऑब्जेक्ट, और जो मुझे मिरर में दिखाई देगा वो क्या है, मेरी इमेज, है ना। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया मैं, और इमेज हो गई सामने जो बंदा खड़ा हुआ है शीशे में जो मेरे जैसा दिख रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूं, इमेज बोलता हूं, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल आसान है, तुम लोग खुद अपनी डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हो। देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज होती है वो इरेक्ट इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। कहानी ये है कि यार इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं साथ में। देखो अगर मैं लिखता हूं इरेक्ट इमेज तो भाई सीधी इमेज है, सीधी इमेज है। सीधी इमेज का मतलब क्या हो गया, सर ऊपर पैर नीचे, जैसे हम लोग खड़े होते हैं वैसे ही हमारी इमेज बनती है। अब भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, तुम लोग बताओ क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम सर ऊपर करके और पैर नीचे करके खड़े हो और तुम्हारी जो सामने इमेज बन रही है वो पैर ऊपर करके खड़ी हो गई हो, है ना। ऐसा तो नहीं होता। तो इमेज कैसी बनती है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। चलो खैर, दूसरी इमेज सोचो, जल्दी सोचो। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता होगा? प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज। फिर से एक नई टर्म आ गई, वर्चुअल इमेज। भैया वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो देखो वर्चुअल इमेज को भी यहां लिख देते हैं। वर्चुअल इमेज होती है विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे जिसको ना बनाया जा सके उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे सामने एक मिरर है, उस मिरर में तुम खुद को देख रहे हो, तुम खुद को अपने सामने एक मिरर में देख रहे हो। अब मान लो उस मिरर में जब तुम खुद को देखोगे, तुम चाहो कि वो इमेज जो सामने मिरर के अंदर है ना, वो इमेज जो सामने मिरर के अंदर है वो बराबर वाली दीवार पे बन जाए। क्या पॉसिबल है? क्या उस इमेज को जो मिरर के अंदर बनती है उसे तुम बराबर वाली दीवार पे बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती। यार स्क्रीन का मतलब है कोई भी दीवार, कोई भी पर्दा, कोई भी कागज, स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, वर्चुअल इमेज बोल दिया। भाई दो हो गई तुम्हारे पास। तीसरा है तुम्हारे पास सेम साइज। सेम साइज, सेम साइज का मतलब सबको पता है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है,
मिरर के सामने खड़े होकर के कभी तुम्हें इमेज को ऐसे नहीं देखना पड़ता, तुमसे छोटी नहीं होती, कभी ऐसे नहीं देखना पड़ता, तुमसे बड़ी इमेज नहीं होती। इमेज कैसी होती, तुम्हारे बराबर की, एकदम टक्कर की, आंखों में आंखें देख के बात करने वाली होती है ना। तुम देखोगे तुम्हारे चेहरे के सामने उसका चेहरा है ना, उसका किसका, तुम्हारी इमेज का, तो तुम्हारी इमेज का, तो सेम साइज की इमेज बनती है ना। तो इमेज सेम साइज की होगी। चलो और बताओ, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया, तो मिरर के पीछे इमेज बनती है, पता है तुम्हें, इमेज जो बनती है मिरर के पीछे बनती है। एक्सपीरियंस करके देखो, तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारी इमेज भी सामने, अब तुम 1 मीटर पीछे हट जाओ, तुम्हारी इमेज भी 1 मीटर पीछे हट जाएगी। तुम 1 मीटर आगे आ जाओ, तुम्हारी इमेज भी 1 मीटर आगे आ जाएगी, है ना। तो यानी कि जितनी डिस्टेंस तुम्हारे और मिरर के बीच में है, उतनी ही डिस्टेंस तुम्हारी इमेज और मिरर के बीच में होती है। सिंपल एकदम, लॉजिक क्लियर। लास्ट आओ, अब लास्ट पॉइंट तुम्हारा आएगा भैया लेटरल इन्वर्जन या फिर लेटरली इन्वर्टेड इमेज। देखो लेटरल इन्वर्टेड इमेज का मतलब बड़ा सिंपल है कि जब तुम अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी, जब तुम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज अपना राइट हैंड ऊपर करेगी। करके देख लो यार, तुम अभी करके देख लो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपना राइट हैंड ऊपर करो, फिर सोचो एक बार कि जो इमेज है उसने अपना कौन सा हाथ ऊपर किया, लेफ्ट हैंड ऊपर किया, है ना। तो जब तुम अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करती है। तुम एक कागज के ऊपर ना अपना नाम लिखना, उल्टा करके लिखना। जैसे मैंने अपना नाम उल्टा करके लिखा, देखो भैया मेरा प्यारा सा नाम है ANK, ऐसे थोड़ी बनेगा उल्टा यार, KIT, है ना। इस नाम को मैं अगर शीशे में देखूंगा तो भाई ये नाम मुझे सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम भी ये काम कर सकते हो, मैंने N सीधा लग दिया, तुम भी ये काम कर सकते हो। अगर तुम अपना नाम उल्टा करके कागज पे लिखो और उसको शीशे में देखो ना, सीधा दिखाई देगा। तो यानी कि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। मुझे लगता है यहां तक मैं तुम्हें समझा पाया हूंगा। तुम्हारा रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, तुम्हारा प्लेन मिरर का क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन का जो मेन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मिरर, तो मिरर के बारे में बात करेंगे। जल्दी से इतना कंप्लीट कर लो। देखो अब तुम्हारे पास जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। हमारे पास आएगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों स्फेरिकल मिरर्स का मतलब सिंपल है, मिरर है, जैसे प्लेन मिरर था वैसे ही तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है, और उस मिरर की जो शेप है ना वो कर्व्ड है, कर्व शेप में। तो स्फेरिकल मिरर कौन सा हो गया, जिनकी शेप कर्व्ड है। क्लियर होगी बात। 2 तरह के तुम्हारे पास मिरर होंगे। सबसे पहला होगा तुम्हारे पास कॉनकेव और दूसरा होगा तुम्हारे पास कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स मिरर हो गया और पहला कौन सा भाई, कॉनकेव मिरर। क्या होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैंने क्या किया, एक मिरर बनाया, ध्यान रखना कर्व शेप में है तो स्फेरिकल है, बात क्लियर है। याद रखना पॉलिश हमेशा राइट साइड में की जाएगी, मैंने राइट साइड में पॉलिश कर दी। क्यों की जाएगी राइट साइड में, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा हम लेफ्ट साइड से आती हुई बनाएंगे। रट लो, बिल्कुल याद कर लो कि पॉलिश तुम्हें राइट साइड में करनी है और जो रे आएगी, लाइट आएगी, वो तुम्हें लेफ्ट साइड से आती हुई दिखाई देगी। जब ये लाइट आएगी भैया क्या दिखाई देगा, इसको यहाँ पे तो एक गड्ढा हो रखा है, तो जब गड्ढे वाला तुम्हें मिरर दिखाई देना, जिधर से लाइट रे आ रही है उधर गड्ढा हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉनकेव मिरर बोल देंगे। ठीक, अब आ जाओ कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स में ऐसी शेप बनाओ, याद रखना पॉलिश किधर करोगे, राइट साइड में, अब ये भी बताया मैंने। अब लाइट रे जो आ रही है वो लेफ्ट से आ रही है ना भाई। लाइट रे जब लेफ्ट साइड क्या दिखाई देगा, उसको उभरा हुआ सरफेस दिखाई देगा, उभरी हुई सरफेस है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, कॉन्वेक्स मिरर बोल दूंगा। चलो कुछ और जानते हैं इनके बारे में। जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव होता है तुम्हारा भैया डाइवर्जिंग, नहीं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ये मिरर कैसा होता है भाई, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि ये तुम्हारे पास एक मिरर है, लाइट आ रही है और ये बीच में एक लाइन खींचते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो लाइट रे आ रही है, ये क्या करेगा, लाइट को एक प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देगा। जब लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अच्छा भाई ये कैसा होता है, ये तुम्हारा होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है कि मान लो एक लाइट रे इसके ऊपर पहुंच जाए तो ये क्या करेगा, ये लाइट को ऐसे करके लाइट आई, उसको
प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज देगा। सारा खेल एरो का है, एग्जाम में एरो नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। जब लाइट रे आएगी तो कहां से होके चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगी। लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग, डाइवर्स कर दिया, दूर भेज दिया। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, कन्वर्स कर दिया, एक पॉइंट की तरफ भेज दिया, सारी रेज को एक पॉइंट की तरफ मिला देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब देखो हमारे पास में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम लोग इन मिरर के केस में यूज करते हैं। क्या क्या डेफिनेशंस है समझो एक बार। मेरे पास में एक सेंटर पे एक लाइन खींचो, इस सेंटर वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पीए लिख दूं, पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी तुमने भैया एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, जहां पे लाइट रे या सेंटर वाली लाइन है ना, सेंटर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चलो ठीक, इस मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको पोल बोलते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं एक तरफ, पी क्या है तुम्हारे पास, पोल, पोल, और यहां पे जो सेंटर वाला पार्ट है उसको मैंने क्या बोल दिया, पोल। सो सेंटर पे पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट है ना उसको हम पोल बोलते हैं। चलो अब देखो कहानी क्या है कि अगर कोई इस ऐसे कहो, ये जो तुम्हारा मिरर है, अगर देखो मैं इसको एक सर्कल को कंप्लीट कर लूं, ऐसे समझना, सर्कल को कंप्लीट कर लूं, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना उसको मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस स्फीयर से कट करके मिरर को बनाया गया है, फिर सुनो, जिस स्फीयर से कट करके मिरर को बनाया गया है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई एक बॉल है तुम्हारे पास, उसमें एक साइड कट कर दो, छोटा सा पार्ट, उसको मिरर बोल दो, तो बॉल का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे आ जाओ, यहां पर देखो ये सर्कल तुम्हारा ऐसे करके कंप्लीट होगा, तो भैया स्फीयर इधर है, और जब स्फीयर तुम्हारा इस साइड में है तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर। कौन से स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर से कट करके मिरर को बनाया गया है। अच्छा अब देखो हमने क्या किया, हमने एक लाइट रे मंगवाई, भाई पैरेलल थी, कैसी लाइट रे थी, पैरेलल, वो पैरेलल वाली, पैरेलल है ना, नहीं यार पैरेलल लग रही, चलो पैरेलल बनाते हैं। एक लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आई, ये लाइट रे जिस पॉइंट से होकर के जाएगी उसको मैं कह दूंगा फोकस। फिर सुनो, लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लाइट रे जिस पॉइंट से होके जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कहां से बनाओगे प्रिंसिपल फोकस, ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मतलब लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देगा। तो ये देखा गया कि लाइट रे भाई प्रिंसिपल एक्सिस से यहां से होके जाती है, इसको मैंने क्या कह दिया, पॉइंट को फोकस कह दिया। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर पे ये तुम्हारा फोकस है ना, यानी कि जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। बात क्लियर हो रही है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहां पे अगर देखें तो ये जो फोकस हो गया, फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये क्या है तुम्हारे पास, फोकल लेंथ। एफ क्या था तुम्हारे पास, प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ क्या है तुम्हारा, फोकल लेंथ है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बात समझो जरा, जिस स्फीयर से कट करके इस मिरर को बनाया गया उसका सेंटर मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी स्फीयर की रेडियस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम देखो ना, सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है यार उसको क्या बोलते हो तुम, रेडियस बोलते हो ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया फोकस इस वाली डिस्टेंस का पी और सी का मिड पॉइंट है, तो जब ये मिड पॉइंट है तो एफ इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, आर अपॉन 2। ये हमारे पास हो गया एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, क्योंकि फोकल लेंथ किसके बराबर है, ये भी इतना है ये भी इतना, दोनों बराबर ही तो है, तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 के बराबर हो गया। चलो अब यहां की कहानी समझते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से एक बार, ये लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भाई यहां पे पहुंच गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब ये लाइट रे जब यहां पर आ रही है तो ये कहां जाएगी, ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग मतलब लाइट को वापस लौटा देगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगा देगा। भाई साहब मैंने देखा ये लाइट रे ऐसे करके चली गई। ठीक, अब क्या करोगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पहुंची ही नहीं तो क्या हुआ,
वहां से आती हुई दिखाई दे जाएगी। भाई यहां से देखो, तुम यहां से खड़े होकर के देखो ऐसे करके, तो तुम देखोगे जब ऐसे, तो ये लाइट रे तुम्हें इस वाले पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, और इस पॉइंट को तुमने क्या बोल दिया, फोकस। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या है, लाइट रे जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे उसको हम क्या कह देंगे, फोकस कह देंगे। बात समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारा फोकस बन गया। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ, बिल्कुल यहां की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, पी और सी का सेंटर पॉइंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस स्फीयर की जो रेडियस होगी उसको मैं क्या कह दूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारी चीजें सेम है। और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। तो ये पूरी की पूरी कहानी है तुम्हारी किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की और कॉनकेव मिरर की। फिर एक बार सुनो जल्दी से, मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट क्या होगा, पोल होगा। इस पोल से और इस स्फीयर को कंप्लीट कर लो, जिस स्फीयर से तुमने इस मिरर को कट करके निकाला है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, इसको हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब एक लाइट रे पैरेलल आई, पैरेलल वाली रे जिस पॉइंट से होके जाएगी, ये कन्वर्जिंग है ना, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको मैं कह दूंगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, है ना। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। जिस स्फीयर से कट करके इस मिरर को निकाला गया है उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ इक्वल टू होगी R/2। क्यों, क्योंकि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस। और ऐसी कहानी तुम्हारे यहां पर है। यहां पर लाइट रे देखो, इस वाले मिरर से इस लेंस, इस वाले स्फीयर से इस मिरर को निकाला गया है ना। तो इस स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस पॉइंट क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ हो गई P और F के बीच की डिस्टेंस, P और C यानी कि इस स्फीयर की रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि फोकस P और C का मिड पॉइंट है, इसलिए फोकल लेंथ इक्वल टू हो गया R/2। तो मुझे लगता है ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो इसको कंप्लीट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो जी, अब हम बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर की खास बात यह है, हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर तुम इमेज फॉर्मेशन समझोगे तो इसके आगे का टॉपिक क्लियर होगा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। अगर तुम इमेज फॉर्मेशन नहीं समझोगे तो आगे का मजा नहीं आएगा समझने में। अगर मजा चाहिए इस चैप्टर का, बढ़िया मजा, तो तुम्हें एक एक टॉपिक समझना पड़ेगा, है ना। देखो, इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कौन सा, जैसे तुमने भी पढ़ा था प्लेन मिरर में किस किस टाइप की इमेज बनती है। अब तुमसे पूछा जाएगा भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसी कैसी इमेज बनाते हैं, है ना। तो देखो, पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो सबसे पहला उठा लो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर भैया, कॉनकेव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, सारी चीजें सेम। बात आती है कि तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे इमेज फॉर्मेशन के। तो एक काम करते हैं, रूल्स यहां बनाते हैं। यहां पर हमारे पास रूल्स बना लेते हैं। देखो, बड़ा आसान है, बिल्कुल बढ़िया। 4 रूल बताऊंगा। पहला रूल है, जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से होके वापस लौट जाएगी। भाई साहब, ये तुम पहले पढ़ चुके हो, कुछ खास बात नहीं है। जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस से होके वापस लौटती है। क्लियर, पहला रूल। दूसरा है, जब लाइट रे फोकस से होके जाएगी, इसको उल्टा कर दो यार, बिल्कुल उल्टा कर दो, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। जब लाइट रे फोकस से होके जाएगी, ऐसे फोकस से होके चली गई, अब ये वापस लौटेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पैरेलल आई थी ना, उसको फोकस से पास करा दो, फोकस से पास करा दो, एरो लगा दो। जो फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल बना दो। और बताओ क्या क्या कहते हो। तीसरा क्या क्या लिख दें हम। तीसरे में तुमने क्या करा, तुमने कहा भाई जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, अब जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी ना, वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। याद कर लो, बिल्कुल आसान। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। और लास्ट पॉइंट यहां बनाए थे, अगर मान लो कोई लाइट रे डायरेक्ट पहुंच जाए तुम्हारे पास पोल पे, अगर कोई लाइट रे पोल पे पहुंच जाए, है ना, ये पता नहीं कैसा मिरर बना है थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, है ना, मिरर सा लगना चाहिए ना भैया। पोल पे पहुंच जाए डायरेक्ट, तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, बराबर करते हुए वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बिल्कुल आसान हो गया, है ना। तो ये मेरे को 4 रूल फॉलो करा दिया। अब देखो कैसे कैसे कराओगे, एक एक करके उठाओ। फर्स्ट केस, तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखना है, बहुत दूर।
और उसको धीरे धीरे करके पास लाना है, अपने पास लाओ ऑब्जेक्ट को। तो तुमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर रख दिया भाई, बहुत ही दूर। ठीक, सबसे दूर क्या कह सकते हो तुम, इन्फिनिटी पे। तो तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां पे भाई, इन्फिनिटी पे। देखो अब ऑब्जेक्ट को जब तुम इन्फिनिटी पे रखोगे, ठीक, तो ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, ये मेरे पास में बन गया पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है भाई, इन्फिनिटी पे। अब क्या होगा, जो लाइट रे है, याद कर लो इन्फिनिटी से कैसे आएगी, पैरेलल लाइट रे। कैसे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इन्फिनिटी से लाइट रे कैसी आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल। देखो यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट बहुत दूर, इन्फिनिटी पे, है ना, कहीं सन पे कहीं मून पे ऐसे रखा हुआ है, वहां से रेस कैसी आती है, पैरेलल। अब यहां पे कौन सा केस यूज करते, देखो रूल देखो कौन सा यूज करोगे। जब लाइट रे पैरेलल आती है तो ये वाला कर ले, फोकस से होकर वापस लौटेगी। तो देखो ये लाइट रे तुम्हारी फोकस से होकर के वापस चली गई, ये लाइट रे फोकस से होकर वापस चली गई। देखो याद कर लो यार, जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद रेज कहां मिल रही है, देखोगे ये ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे गई, तो फोकस पे जाके मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया ना लाइट रे फोकस से होके जाएंगी। फोकस पे जाके मिल रही है भाई, इमेज कहां पे बन गई, फोकस पे बन गई। तो इस केस में जो तुम्हारी लोकेशन ऑफ इमेज होगी, वो लोकेशन ऑफ इमेज कहां पे होगी, फोकस पे होगी, प्रिंसिपल फोकस पे होगी। सही है। अब तुमसे पूछा जाता है कि इस इमेज का नेचर क्या है भैया, नेचर क्या है इसका। नेचर में अब तुम्हें कुछ और पॉइंट बताने होंगे। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था रियल इमेज कौन सी होती है, जो रियल में स्क्रीन पे मिल जाए। जो इमेज स्क्रीन पे बन जाए उसको रियल इमेज कहेंगे, और जो ना बन पाए उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। रियल इमेज वो है जो स्क्रीन पे बन जाए, वर्चुअल इमेज वो है जो स्क्रीन पे ना बने। अब उसको आसान तरीके से सुनो, ये तो अपनी डेफिनेशन है यार एग्जाम वाली। रियल का मतलब होता है जो रे सच में मिल जाए, और वर्चुअल का मतलब है जिनको तुम जबरदस्ती मिला दो। जो सच में मिले वो रियल, जो झूठ मूठ में मिले वो वर्चुअल। तो यहां ऐसे लिख देते हैं, सच और झूठ का फैसला। सच और झूठ का फैसला कौन करेगा। सच का मतलब रियल इमेज, झूठ का मतलब वर्चुअल इमेज। अभी देखें कैसे है। फिर कैसी आएगी, इरेक्ट और इन्वर्टेड। देखो इरेक्ट इमेज तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, मैंने बताया था। हमारी जो इमेज बनती है शीशे में सीधी, इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधी इमेज। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज। भाई सर ऊपर, सर नीचे, पैर ऊपर हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज। अच्छा चलो साइज की बात कर लो। एक बनेगी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब भाई बड़ी, है ना, तुमने पेन रख दी, तुम्हें तलवार दिखाई दे गई, अरे बाप रे इतनी बड़ी, तो बड़ी इमेज। डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब कैसा होता है, छोटी इमेज, भाई तलवार रख दी, पिन दिखाई दे गई, छोटी इमेज। और एक होगी तुम्हारी सेम साइज की, इसके बारे में कुछ हिंदी में लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, सेम साइज की बनेगी। चलो अब देखो यहां आओ, एक बात और ध्यान रखना यार, ये जो इरेक्ट है ना, इरेक्ट और वर्चुअल बिल्कुल भैया भैया है ना, इन दोनों को तुम अलग कर ही नहीं सकते, ट्विंस है ट्विंस। जहां वर्चुअल वहां इरेक्ट, जहां इरेक्ट वहां वर्चुअल, साथ में रहेंगे बिल्कुल एक जम के। यहां लिख दो फोर्थ। और रियल और इन्वर्टेड एक साथ रहेंगे, ये दोनों एक साथ है, तो ये हमारे ट्विंस हैं। वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा। और तो इसमें कुछ जानने वाली बात ही नहीं है। अब नेचर पे आओ, देखो भाई साहब नेचर में इसमें तुम्हें कहीं इमेज दिख रही है, नहीं दिख रही। इमेज मतलब क्या है, एक एरो दिखाई देगा, ऐसे करके कुछ एरो दिखाई देगा। अगली वाली जब क्लियर करेंगे ना, अगला वाला केस बनाएंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ में आएगा। अभी इसको बस लिख लेते हैं, अब जब अगले वाला बनाएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये छोटू बिल्कुल एकदम पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट, भाई साहब पॉइंट के बराबर की इमेज जो दिख भी नहीं रही, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड। साइज जो है ना, साइज वो कौन बता रहा है, साइज तुम्हें ये बता रहा है। डिमिनिस्ड का मतलब छोटी, ये तो बहुत ही छोटी है भाई, पॉइंट जैसी है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, हाईली डिमिनिस्ड इमेज। और क्या बताओगे, इनमें से कौन सी लग रही है तुम्हें, पता नहीं सर, ये हमें पता नहीं चल सकती क्योंकि इमेज दिख ही नहीं रही, पॉइंट दिख रहा है, इसको छोड़ दो। इनमें से कौन सी लग रही है, क्या रेस सच में मिली, सच में ही तो मिली है, ये इधर को आई, ये इधर को गई, सच में मिल गई रेस, है ना, सचमुच में इस वाले पॉइंट पे मिली है, तो कैसी इमेज है, रियल इमेज। भाई साहब रियल इमेज हो गई। अब तो तुम्हें पता चल गया इनमें से कौन सी उठानी है। रियल के साथ कौन सी आएगी, रियल के साथ आएगी इन्वर्टेड इमेज। तो ये इमेज कैसी दिखाई देगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगी लेकिन होगी कैसी, इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, हाईली डिमिनिस्ड, रियल और इन्वर्टेड। पहला केस क्लियर, इसमें कोई डाउट हो पूछ लो, होगा नहीं, बहुत आसान है ना। जल्दी से बनाओ, सेकंड वाला केस बनाते हैं।
छाप लो फटाफट, छाप लो। छाप लिया, पहला केस क्लियर। चलो भाई सेकंड केस पे आ जाओ। बोर्ड तो पूरा मेरे इसमें भर गया, कोई बात नहीं। सेकंड, मैंने तुमसे क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को एक एक कदम पास लेकर के आओ, बिल्कुल स्लो स्लो मजे मजे में। पहले तुमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इंफिनिटी पे भैया, अब कहां रखोगे, पास लेकर के आओ, पास लेकर। कहां पे लाओगे, देखो बताता हूं मैं। ये है मेरे पास एक मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों की डिस्टेंस बराबर लेना एग्जाम में, मतलब एक एक 1.5 सेंटीमीटर का गैप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, अब पास लाओगे ना तो यहां लेकर के आओगे। ये है तुम्हारा बियॉन्ड सी, सी से पीछे। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां पर आ गया, कहां लिख दे, यहां लिख दे, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट आ गया तुम्हारे पास बियॉन्ड सी। अब तुम्हें देखो प्रोसीजर फॉलो करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने एक बनाया ए, एक बनाया बी। ए और बी मेरे पास में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, इमेज बनानी है। मैंने तुम्हें इमेज बनाने का तरीका बताया, दो रिफ्लेक्टेड रे जहां मिल जाएं उसको हम क्या कह देंगे, इमेज कह देंगे, वहां पे इमेज बन जाएगी। देखो तुम्हें क्या करना है, इसका सर पकड़ के यहां से दो रेस चलानी है, एक रे पैरेलल चला दो। हर केस में एक रे पैरेलल चला दो। सर पकड़ो, वहां से एक पैरेलल रे चला दो। देखो पैरेलल वाली रे कहां से होके जाएगी यार, फोकस से होके जाएगी। रूल नंबर 1 काम कर जाएगा। ये वाली रे फोकस से होके चली गई, बिल्कुल बढ़िया गई, सही है। अब दूसरी रे बनाओ यार, इसमें से कोई सा भी रूल लगा दो जो तुम्हारा मन करे, बिल्कुल मन करे वो लगा दो। फोकस वाला लगा दे। देखो दूसरी रे को फोकस से पास करा दो, ऐसे चली गई। ये देखो दूसरी रे फोकस से होके चली गई, फोकस से होके चली गई। फोकस वाली रे पैरेलल हो जाएगी, तो ये रे तुम्हारी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये पॉइंट सी है तुम्हारा, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। भाई यहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। किसकी इमेज बनी है ये, सर से चली थी ना, सर से, सर का मतलब बी, तो बी बनेगी, तो यहां पे लिख दो बी डैश। और ये पैर हमेशा रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ध्यान रखना। ये मेरे पास बन गई इमेज, इसको मैंने बोल दिया ए डैश। तो इमेज क्या बन गई बच्चों, ए डैश बी डैश, है ना। अब यहां पे तुम सारी की सारी चीजें अपने आप देख सकते हो। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज आ गई, डिमिनिश्ड इमेज आ गई। और बताओ सच में मिली हैं, इधर से आके मिल गई, इधर से आके मिल गई, रियल इमेज हो गई। और बताओ उल्टी इमेज बनी है, साफ साफ दिख रही है इस बार, तो इन्वर्टेड इमेज हो गई। तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी होकर के मिली है, उल्टी इमेज बनी है ना, इन्वर्टेड इमेज है। अच्छा तुम एक चीज नोट करो, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। पिछली वाली इमेज कहां पे बनी थी, फोकस पे बनी थी, इमेज दूर हट गई। इस बार इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। इमेज कहां बन रही है हमारी, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये मेरे पास हुआ केस नंबर 2। मुझे लगता है आसान हो गया होगा। पहला केस और क्लियर हो गया होगा, सेकंड वाला केस भी क्लियर हो गया। थर्ड वाला केस स्टार्ट करें। एक काम करते हैं, इसको तो मिटा दें हम, ये तुम समझ ही चुके हो, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं और केस नंबर 3 उठा लेते हैं। भैया देखो हमारा केस नंबर 3, जो थर्ड केस है ना, अब तुम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को एक कदम और पास लाओगे। बताओ, पास लाओगे, इसके पास कौन सा आएगा, पॉइंट सी आएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आ गया पॉइंट सी पे। चलो देखो, ये तुम्हारे पास मिरर ऐसे, ये हमारे पास है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, सी पे रख दिया भैया। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया, ए बी दे दिया। सब बात समझ में आ रही है ना, बढ़िया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बता रहा हूं मैं, है ना। सर पकड़ो, दो रेस चलाओ, एक रे ये चली गई भैया फोकस वाली, पैरेलल वाली रे भैया फोकस से होके चली गई। चलो सब चीज क्लियर है, मजे की बात। दूसरी रे को कैसे बनाओगे, दूसरी रे को ना फोकस से भेज दो और वापसी में ऐसे करके चला दो। ये गलत हो गया, देखो मजा नहीं आया इसमें। ये सीधी बनेगी, रुक जाओ एक मिनट यार, रुक जाओ बनेगी अभी। ये ऐसे करके चली गई, है ना, फोकस। और ये जो इमेज बनेगी ना, यहां बनेगी ऐसे, ये ऐसे करके मिल जाएगी, है ना। तो ये इसको थोड़ा सेट कर लेना, स्केल से बनाओगे बन जाएगी। तो ये रेज ना कुल मिला के यहां पर मिलेंगी, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है ना, जस्ट उसी के नीचे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जस्ट वहीं पर बनेगी, है ना। अच्छा तुमने देखा, इसका नाम रख दिया ए डैश, इसका नाम रख दिया बी डैश। ऐसा मैंने क्यों बनाया, थोड़ा बहुत तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा, कर लेना। ना कुछ होना तो ये वाला केस लगा देना यार, आसानी से बन जाएगी। देखो इसका नेचर कैसा रहेगा, एक तो इन्वर्टेड है, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, पहले बहुत छोटी इमेज थी, हाईली डिमिनिश्ड, अब डिमिनिश्ड हो गई, छोटी इमेज है। अब कैसी बनेगी, सेम साइज की इमेज,
तो इमेज कैसी बनेगी भैया, सेम साइज की, और इसके अलावा इमेज कैसी है तुम्हारे पास, रियल है, क्योंकि इन्वर्टेड जहां पे होगा वहां पे कैसी होगी, रियल इमेज होगी। इमेज एक कदम और दूर हट गई, पहले थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब इमेज कहां पे बन गई तुम्हारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये तुम्हारे टोटल मिला के 3 केस मैंने कंप्लीट करा दिए। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा किस तरीके से बन रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और थोड़ा तेजी से चलते हैं, है ना, वरना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यार। हमें क्या करना है, हमें अभी 3 केस और बनाने हैं केवल कॉनकेव में। चलो देखो 4th केस। अब क्या करो, ऑब्जेक्ट को एक कदम और पास लेकर के आओ भाई। यह है पोल, यह है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था। एक कदम और आगे लेके जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाओगे। ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, ए बी हो गया। 2 रेस चलाई सर पकड़ के, एक पैरेलल वाली रे कहां से होके चली गई, फोकस से होके चली गई। दूसरी रे कहां से चली गई, फोकस से चली गई। फोकस वाली रे पैरेलल हो गई, ऐसे करके भाई साहब यहां पे तुम्हारी इमेज बन गई। देखो इमेज और दूर हट गई, पहले इमेज कहां बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब इमेज कहां आ गई तुम्हारी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इमेज बड़ी हो गई यार, तुम देखो इसको, ये जो इमेज है वो बड़ी है, तो बड़ी इमेज को हम क्या बोलते हैं अब, मैग्नीफाइड, यानी कि इमेज का साइज और बढ़ गया। और इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज भी है, और लाइट रेस रियल में मिली है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रियल इमेज बोल दिया। मुझे लगता है 3 केस समझ में आ गए। 2 केस और बचे हैं, जल्दी से तुम्हारा कॉनकेव मिरर खत्म हो जाएगा, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर उठा लेंगे। देखो केस नंबर 5 पे आ जाओ। एक लाइट रे है, वो एक मिरर है कॉनकेव, ये हमारे पास पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, एक कदम और आगे लेके गए, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, लाइट रे चली पैरेलल वाली रे फोकस से। दूसरी रे को पोल पे भेज दो, और पोल वाली रे तुम्हारी ये चली गई, है ना। पोल वाली रे वाला केस बताया था ना, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा एक चीज नोट करो यार, अब ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, पता है। ये रे कैसी है तुम्हारी, ये रे है पैरेलल वाली रे तुमने मान लिया, कहां पे मान लिया, तुमने उसको मान लिया भाई इंफिनिटी पे। तो इमेज जो बनती है वो कहां पे बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। इस केस में इमेज, है ना, इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। अच्छा इसके अलावा बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही, तो यानी कि इन्वर्टेड इमेज होगी, और कैसी होगी, रियल इमेज होगी। सीधी सीधी बात है, जो रेज रियल में है, जो मिरर के सामने है ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज बोल रहे हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। अच्छा ये जो इमेज होगी यार हाईली मैग्नीफाइड होगी, पता है क्यों होगी हाईली मैग्नीफाइड, मैंने इनको कहां बोला, कहां मिल रही है, इंफिनिटी पे मिल रही है भाई। इंफिनिटी पे मतलब सन पे, कहीं मून पे, जहां पे रेज मिलती हैं वहीं पे तो तुम बनाते हो इमेज। यानी कि पैर यहां पे होंगे, सर कहां पे होगा, मून पे, सर कहां पे होगा, सन पे, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बन गई। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, हाईली मैग्नीफाइड। आई होप 5 केस क्लियर। लास्ट केस पे चलो जल्दी से, 6th केस पे आ जाओ। हाँ जी लास्ट केस आ जाओ, 6th केस। 6th केस थोड़ा सा अलग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास बन गया एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को तुमने रख दिया और पास लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। ये हो गया ए बी। 2 रेस चलाओ, एक पैरेलल वाली रे कहां से होके जाएगी बच्चों, फोकस से होके जाएगी। दूसरी रे को पोल पे भेज दो, ऐसे पोल पे भेज दो, और पोल वाली रे को ऐसे भेज दो। अब यार तुम इसको देखोगे ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ये, तो सामने तो कहीं मिलने से रहे, ओए पीछे तो मिल जाएंगे ना, पीछे बढ़ा दो इसको ऐसे करके, यहां मिल गए, इमेज यहां बन गई इस बार। अरे बाप रे, ये कैसी इमेज, मिरर के पीछे बन गई, मिरर के पीछे। सच में बनी है क्या, तुमने सच में मिलाई है क्या रेज, नहीं झूठ मूठ में मिलाई है भाई साहब। जो झूठ में मूठ में मिलती है ना, वो तुम्हारी कैसी होती है, वो होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल हो गई भैया, मैग्नीफाइड तो है ही है ना, बड़ी इमेज बनी है। और बताओ कैसी होगी ये होगी तुम्हारे पास में मैग्नीफाइड हो गई, वर्चुअल हो गई, और इरेक्ट, है ना, सीधी इमेज बनी है। इरेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, सीधी इमेज। तो इमेज कैसी है, सीधी इमेज। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। ये केस सबसे अलग है, तुम्हारे पास जो 6 केस हैं, लास्ट वाला केस सबसे अलग होता है। तो इमेज तुम्हारी कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। मुझे लगता है कॉनकेव के तुम्हें सारे केस क्लियर हो गए होंगे। चलो जल्दी छाप लो, कॉनकेव तुम्हारा खत्म कर दिया मैंने। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में भाई केवल 2 ही केस हैं, सिर्फ 2 केस, वही बात। चलो बढ़िया हो गया, अभी तुम्हारा निपटा देते हैं इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर पे आ जाओ।
देखो कॉन्वेक्स मिरर की क्या कहानी है, पहले रूल सुनो। पहला रूल सुनो, रूल सेम है, उभरी हुई सरफेस दिखाई देगी, मैंने बताया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डाइवर्जिंग है ना। जब रे आएगी पैरेलल, मैंने फोकस में बताया था, प्रिंसिपल फोकस में कहां से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो पहला रूल तो हो गया, जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से आती हुई दिखाई देगी। दूसरा देख लो, दूसरे में हमने क्या करा, जो रे फोकस की तरफ जा रही है, फोकस से आएगी थोड़ी यार, अब फोकस की तरफ जा सकती है ना, जा रही थी अच्छी खासी फोकस की तरफ, ऐसे यहां पहुंच जाती, बीच में आ गया मिरर, मिरर ने क्या किया, वापस लौटा दिया, जाओ भैया वापस, पैरेलल हो गई। जो रे फोकस की तरफ जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा केस सुनो, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी, पहुंचेगी नहीं पक्की बात है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी वो तुम्हें ऐसे करके कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। बिल्कुल आसान, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। और लास्ट वाला मैं यहां बना देता हूं, यानी कि ये हो गया तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे पहुंची पोल पे और ऐसे करके वापस लौट गई। सेम है जैसे तुम्हारा कॉनकेव का था। मुझे लगता है चारों केस क्लियर है, चारों केस सेम ही है, जैसे कॉनकेव के थे वैसे ही तुम्हारे 4 केस हैं। देखो पहला, 2 केस बनेंगे बस, 2 केस। पहला है तुमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को तुमने रख दिया इन्फिनिटी पे। भाई साहब जब तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि रेस कैसी आएंगी, तुम्हें बताया था मैंने, रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। क्या होगा बताओ, सोचो, इसमें 4 केस तुम्हारे पास है। ये वाला केस लगा दे, पैरेलल वाला है, फोकस से होके आ रही है, तो देखो ये ना ऐसे करके आती हुई दिखाई देगी, ऐसे ऐसे। कहां पे मिली है, कहीं पर भी नहीं मिली। कहां मिली, कहीं पर भी नहीं मिली सर, ये मिली थोड़ी है, तो आपने जबरदस्ती मिलाई है सर, बिल्कुल जबरदस्ती मिलाई है। तो इसका मतलब इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। भाई कैसी है, वैसी जैसे कॉनकेव के पहले केस में बनी थी, बहुत छोटी पॉइंट जैसी, तो कैसी हो गई, हाईली डिमिनिज्ड। और बताओ भाई सच में बनी है क्या, नहीं, जबरदस्ती मिलाई है मैंने, यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। और बताओ वर्चुअल के साथ क्या आता है, याद करो, इरेक्ट, दोनों भैया भैया हैं, ट्विन से, वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ आएगा। पहला केस तुम्हारा क्लियर हो गया बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जल्दी से सेकंड केस पे, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ये तुम्हें बनाना सीखना है तो इसको छोड़ देते हैं। सेकंड केस देखो, अदर देन इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को तुमने रख दिया अदर देन इंफिनिटी, अपने को नहीं पता कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे नहीं है, बस ऐसी डिस्टेंस पे जिसको तुम मेजर कर सको। देखो ये है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां रख दो ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी रख दो। देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, ए बी, है ना, नामकरण संस्कार कर दिया तुमने इसका, ए बी। इसका सर पकड़ के 2 रेस चलाओ, एक रे तुमने भेज दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे कहां से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई दिखाई देगी, ऐसे करके आ गई, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, फोकस से आती हुई दिख रही है, तो डॉटेड कर दे, है ना, सच में थोड़ी आई है, आती हुई दिखाई दी है। और दूसरा कौन सा बनाओगे, ये बना दें, इसको फोकस की तरफ भेज दें, ये पोल वाला बना देते हैं। देखो सबसे आसान है, पोल पे भेज दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। ओ भाई मिलेंगी कैसे ये लाइट रे, देखो ये लाइट रे इधर चली गई, ये लाइट रे इधर चली गई, पीछे बढ़ा दो, जैसे कॉनकेव का लास्ट वाला केस था, ये ऐसे करके बढ़ा दी, यहां मिलती हुई दिखाई पड़ी, सच में नहीं मिली, सच में नहीं मिली, यहां पे मिलती हुई दिखाई पड़ी है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इमेज बोल दिया। देखो ये बन गई छोटू इमेज, छोटू इमेज, ये बन गई तुम्हारी छोटू इमेज, है ना। तो ये मेरे पास में बच्चों 2 केस हैं बस, इमेज दोनों में छोटी बन रही है, बिल्कुल मान रहे हैं, यानी कि यहां पर भी डिमिनिश्ड इमेज होगी। और इसके अलावा कैसी होगी, सचमुच में मिलाई, बिल्कुल नहीं मिली, झूठ मूठ में मिलाई है, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल के साथ दिख ही रहा है हमें साफ साफ, इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है, इरेक्ट इमेज बन गई। तो ये मेरे पास में कॉन्वेक्स के दोनों केस कंप्लीट हो गए। अब बस हमारा बचेगा साइन कन्वेंशन और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल, बस कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से और हम चलते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। आ जाओ बच्चों, साइन कन्वेंशन चैप्टर बहुत बड़ा है, समझना है तो भाई पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। साइन कन्वेंशन पे चले। साइन कन्वेंशन में मेरे पास में देखो ध्यान से समझना, इसके ऊपर तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन। देखो
यहां पे मेरे पास, तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट तुम लोग पढ़ते हो यार, तुम पढ़ते हो ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है ना। सिंपल समझ लो। अब अगर यहां पे मैं पोल को रख दूं, पोल को, और इसको मैं बोल दूं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, तो पोल से राइट साइड में जो डिस्टेंस लोगे वो माइनस में लोगे, प्लस में, सॉरी प्लस में, क्योंकि प्लस एक्स है ना। पोल से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लोगे वो माइनस लोगे। ध्यान रखना सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है भाई, कहीं से नहीं करनी, पोल से, मिरर के पोल से। पोल से राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, बिल्कुल आसान। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलो प्लस में ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चलो माइनस में ले लो, खत्म। ये तुम्हारा साइन कन्वेंशन है। क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स लिखे इंपॉर्टेंट, सुनो। पहला, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखोगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू लोगे, तो यहां पे लिखता हूं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं क्या लूंगा बच्चों, यू। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू ले लिया, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में रखूंगा तो यहां पे बनाते हैं कॉनकेव और यहां बनाते हैं कॉन्वेक्स। और देखते हैं जरा, ऑब्जेक्ट तुमने कहां पे रखा हुआ है, लेफ्ट में, तो यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखा है, लेफ्ट वाली डिस्टेंस को तो हमेशा माइनस में लेंगे, तो इसलिए कैसा हो गया तुम्हारा, नेगेटिव हो गया, है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको मैं लूंगा HO। भैया ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाएगा, सीधा। ये कैसे बन गया, ये तो बहुत गंदा बन गया, कितना गंदा। चलो देखो फिर से, ये है तुम्हारे पास कॉनकेव, ये है तुम्हारे पास कॉन्वेक्स, और इस लाइन को खींचो सीधी सीधी, और ये आ गया, ठीक है भैया। अब देखो, हाँ, तो यू कैसा था दोनों में, नेगेटिव, ऐसे। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को सोचो, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाएगा। तुमने जितने भी केस बनाए हैं अभी तक, 8 केस बनाए हैं, 8 केसों में ऑब्जेक्ट को कैसा रखा है, सीधा रखा है। जब सीधा रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, इसका मतलब जो HO होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर बात। थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट होगी तुम्हारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करोगे, स्मॉल एफ से करोगे, बताया था मैंने, स्मॉल एफ। यार कॉनकेव की शेप सोचो, कॉनकेव की, ये कॉनकेव है, प्रिंसिपल फोकस इधर होता है लेफ्ट में, लेफ्ट वाली डिस्टेंस को कैसे लेते हो, माइनस में, तो कॉनकेव में कैसा होगा, माइनस में। कॉन्वेक्स के बारे में सोचो, ये कॉन्वेक्स है, यहां पे होता है फोकस राइट में, तो राइट साइड को कैसा लेते हो, प्लस, ये हो गया प्लस। अच्छा, अब आएगा फोर्थ तुम्हारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिधर फोकस उधर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिधर फोकस उधर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पढ़े हमने। तो आर कैसा होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, उधर रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है। क्लियर चल रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। फिफ्थ पे आ जाओ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसी से तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। देखो, जो हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है, जो हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है बच्चों, उसको तुम डिनोट करोगे V से। अब V का कैसे लोगे यार, कॉनकेव में 5 केस थे, पलट के देख लो जल्दी से, पता चल जाएगा। 5 केस थे, 6 केस थे। जो शुरू के बच्चों 5 केस थे ना, उन 5 केस में जो इमेज बनी है ना, वो मिरर के फ्रंट पे बनी है, यानी कि रियल इमेज बनी है। तो रियल इमेज का मतलब जो शुरू के 5 केस हैं उसमें मुझे कैसा लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि फ्रंट पे है ना मिरर के। और लास्ट वाले केस में याद करो यार, मैग्नीफाइड बनी थी, वर्चुअल बनी थी और इरेक्ट बनी थी। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर थी, बिहाइंड द मिरर का मतलब प्लस, क्योंकि वो आ गई राइट साइड में। एक बार केस पलट के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगी ये वाली बात, है ना। 5 केस में मिरर के सामने बन रही है इधर की तरफ, लास्ट वाले केस में इधर बन रही है। कॉन्वेक्स में आ जाओ, कॉन्वेक्स में 2 ही केस हैं, दोनों में मिरर के पीछे बन रही है इधर, तो इधर वाली कैसी होगी, प्लस में, तो V कैसा हो जाएगा इसमें, प्लस, हमेशा प्लस में होगा कॉन्वेक्स के केस में। अब आ जाओ इमेज के बारे में, इमेज की हाइट, जिसको हम डिनोट करेंगे HI। HI का मतलब क्या है, इमेज की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। बच्चों इमेज की हाइट कैसी थी, अब जो शुरू के 5 केस हैं वो वर्चुअल के हैं ना, रियल के हैं ना, रियल के साथ कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो 5 केसेस में जो है, जो इमेज है ना, वो इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ है। इन्वर्टेड कैसी होती है, उल्टी इमेज। उल्टी इमेज का मतलब कैसा हो गया, माइनस, और लास्ट वाले केस में सीधी इमेज है तो कैसा हो गया, प्लस।
यहां आ जाओ, कॉन्वेक्स में दो ही केस हैं, दोनों में इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बन रही है, सीधी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, तो इसको हम प्लस ले लें, है ना। तो ये हमारे पास में हुआ साइन कन्वेंशन पूरा। साइन कन्वेंशन में इस टेबल को थोड़ा सा समझने की बात है यार, रटोगे ना भूल जाओगे, क्योंकि एक ऐसी टेबल तुम्हें कॉन्वेक्स में लेंस में बनानी है। तो क्या करोगे, इसको समझो। u दोनों केस में माइनस होगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के फ्रंट में, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा प्लस में होगी, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाएगा। जो फोकल लेंथ है वो मैंने तुम्हें बता दिया, कॉनकेव की राइट में है, कॉन्वेक्स की लेफ्ट में। सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली। पहले रे डायग्राम कंप्लीट कर लो, रे डायग्राम समझ में आ जाएंगे, फिर तुम्हें साइन कन्वेंशन भी समझ में आ जाएगा। इन दो को खास ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है, बाकी सब चीजें हमारी बहुत आसान होती हैं। अब लास्ट में हमारे पास कहानी आएगी न्यूमेरिकल्स की। इस टेबल को बना रहने देते हैं, क्योंकि टेबल हमारे काम आ जाएगी। 2-3 न्यूमेरिकल समझेंगे, उससे पहले फॉर्मूले देखते हैं। देखो, 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं बच्चों, एक को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। अरे वाह, कुछ भी नहीं है, बताओ। फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, खत्म, बस। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन। इसको m से डिनोट करते हैं बच्चों। m क्या होता है, समझो m क्या होता है। m होता है माइनस का v/u या hi/ho। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। डिफाइन बनाओ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विद नेगेटिव साइन। hi/ho के हिसाब से बना दो, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो, 2 फॉर्मूले तुम्हारे पास है, लेकिन रुको, अभी तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है भैया नेचर ऑफ इमेज बताओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा कंफ्यूज करता है, बड़ा सुनो ध्यान से। देखो, नेचर में सबसे पहले उठा लो रियल या वर्चुअल। बताओ भाई कौन सी इमेज होगी, कैसे पता लगाओगे। रियल का मतलब अगर v आ जाए माइनस में तो रियल इमेज है। क्यों आ जाए भाई, रियल इमेज कौन सी थी, जो मिरर के फ्रंट पे बन रही थी, वो कैसी थी तुम्हारी, रियल इमेज थी। रियल का मतलब v कैसा हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्चुअल सॉरी v माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस लिखा है ना। हाँ, और वर्चुअल इमेज कैसी है, जो मिरर के पीछे बन रही है, यानी कि जहां पे v प्लस हो जाएगा, है ना। तो वर्चुअल में अगर तुम्हारा v आंसर में प्लस में आ जाए तो उसको मान लेना वर्चुअल इमेज है। क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ इरेक्ट इमेज है भैया या इन्वर्टेड इमेज है। तो देखो, बड़ा आसान है ये भी समझना। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होगा, सोचो। इरेक्ट इमेज का मतलब होगा hi माइनस में, क्योंकि ho की तो बात ही नहीं है, ho तो हमेशा प्लस में है, hi की बात है। इमेज उल्टी बन गई तो hi माइनस ले लो, इमेज सीधी बन गई ये प्लस होगा और hi यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी ठीक कर लेना। इमेज सीधी बन गई तो hi प्लस में होगा, क्योंकि ऐसे बनेगी ना सीधी, तो कैसा होगा, प्लस होगा। साइन कन्वेंशन में सीखा हमने, ऊपर वाली चीजों को प्लस लेना है। इन्वर्टेड का मतलब hi माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, ये तुम्हारी इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस नीचे होती है उसको माइनस में लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है सारी। अच्छा, तीसरा है तुम्हारे पास मैग्नीफाइड। भैया मैग्नीफाइड का पता कैसे लगाया जाए, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज है, ये वाली बात तुम कैसे पता लगाओगे। देखो, मैग्नीफाइड का मतलब हो गया hi इज ग्रेटर देन ho। अगर इमेज की हाइट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, तो ग्रेटर देन, है ना, मतलब मैग्नीफाइड। अगर इमेज छोटी हो गई तो छोटी इमेज को तो भैया डिमिनिश्ड कहते हैं, और अगर इमेज बराबर हो गई तो बराबर को हम सेम साइज बोल रहे हैं, है ना। तो इससे पता चल जाएगा। रुको अभी एक चीज और है, भागो मत। मैग्निफिकेशन से और देखते हैं यार। देखो, इन्वर्टेड में hi माइनस में है, ho तो हमेशा प्लस में रहेगा, सब कुछ hi के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो, अगर hi माइनस में हो गया ना, सोचो माइनस अपॉन प्लस, मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा, माइनस। इस केस में मैग्निफिकेशन कैसा आता है, माइनस। इस केस में कैसा आता है, प्लस। समझना ध्यान से, इस केस में मैग्निफिकेशन प्लस, इस केस में मैग्निफिकेशन माइनस। अब यहां आ जाओ, अगर मान लो यहां पर बात करते हैं hi बड़ा है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होता है तो m कैसा आता है, ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है यार, छोटी चीज से बड़ी चीज को डिवाइड कर रहे हो, आंसर 1 से बड़ा आएगा। hi छोटा है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, आंसर 1 से छोटा आएगा। m कैसा हो जाएगा तुम्हारा, लेस देन 1। दिख रहा है ना, m कैसा हो जाएगा, लेस देन 1।
और यहाँ पे m कैसा हो जाएगा, बराबर 1। भैया दोनों बराबर हो गए, दोनों आपस में मारेंगे एक दूसरे को और ये हो जाएगा इक्वल टू 1, है ना। सिंपल है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, सीधी इमेज प्लस में, उल्टी इमेज माइनस में, खत्म। सीधी इमेज प्लस में, उल्टी इमेज माइनस में, खत्म। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, एक से बड़ा m, डिमिनिश मतलब छोटी, एक से छोटा m, सेम साइज मतलब बराबर, एक के बराबर m, खत्म। m एक के बराबर आ जाए, बराबर इमेज, m एक से बड़ा आ जाए, बड़ी इमेज, m एक से छोटा आ जाए, छोटी इमेज। इस तरीके से तुम लोग नेचर का पता लगाते हो। मुझे लगता है सारी बात समझ में आ गई होंगी। इसके 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, ये पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक मैंने ना बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लिया, इस टेबल को मैंने बना छोड़ दिया क्योंकि यहां से हम वैल्यू उठा सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से। अब कॉनकेव मिरर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। भाई साहब 3 टाइम्स रियल मैग्नीफाइड रियल इमेज है। सबसे पहले रियल इमेज का मतलब यहां पे तुम क्या लोगे, रियल के साथ में क्या आता है, हमेशा इन्वर्टेड आता है, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, ये इन्वर्टेड होगी। बच्चों इन्वर्टेड के लिए m होता है माइनस में, m होता है माइनस में। इन्वर्टेड को मैंने बताया उल्टी इमेज तो m माइनस, 3 टाइम्स, 3 गुनी m कितना है 3, तो m कितना हो गया -3। ये तुम्हें गिवन है m इक्वल टू -3। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास u, तो u हमेशा माइनस में होगा, तो u कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान रखना, रियल इमेज का मतलब इन्वर्टेड होता है, इसीलिए m तुम्हें माइनस में लेना है। अच्छा m का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने, माइनस का v अपॉन u, तो माइनस का 3 इक्वल टू माइनस v अपॉन u कितना है -10, माइनस से माइनस मरा, v इक्वल टू कितना हो गया -3 इंटू 10 यानी कि -30 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल निकला। इमेज की लोकेशन बतानी थी, इमेज किसकी लोकेशन क्या होती है, v होती है इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी -30 सेंटीमीटर। एकदम आसान न्यूमेरिकल, इसे जल्दी से नोट करो, फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो जी दूसरा न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, ऑब्जेक्ट HO होता है, HO प्लस होता है चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो HO कैसा हो गया तुम्हारा प्लस का 2 सेंटीमीटर। क्लियर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी है 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, हमेशा माइनस में होता है, माइनस का 16 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है भाई साहब, ठीक है। रियल इमेज फिर से आ गया, रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब क्या हो गया इन्वर्टेड, तो रियल का मतलब क्या होता है तुम्हारा इन्वर्टेड इमेज, और जब इमेज इन्वर्टेड है तो HI जो होगा वो माइनस में होगा। देखो इमेज की हाइट कितनी दे रखी है तुम्हें 3 सेंटीमीटर, तो माइनस में होगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो मैंने लिया माइनस का 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना रियल का मतलब इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड का मतलब हो गया माइनस में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है और v निकालना है। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। m कितना होता है तुम्हारा माइनस का v अपॉन u, HI अपॉन HO, इसको उठा लो, इसको माइनस v कितना है पता नहीं जी, निकालना है। u कितना है माइनस का 16, HI कितना है माइनस का 3, और HO कितना है तुम्हारा 2। इस माइनस से माइनस मार दो, v इक्वल टू कितना हो गया 16 इंटू 3 अपॉन 2 8 जा 16, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा भैया, यही तो खास बात है। नहीं माइनस में आना चाहिए था यार, ये माइनस ये वाला कहाँ गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस में आ रहा है। इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस का 24 सेंटीमीटर। अच्छा देखो एक चीज़ छोटी सी, एक चीज़ देखो मजे की, मैंने माइनस मिस कर दिया, यहाँ प्लस लिख दिया। पता है मुझे कैसे पता चला माइनस में आएगा, क्योंकि रियल इमेज है और मैंने तुम्हें लिखवाया है पहले कि रियल इमेज जो होती है उसमें m माइनस में होता है, सॉरी v माइनस में होता है, तो v माइनस में होना चाहिए क्योंकि रियल इमेज है। प्लस में आ गया तुम्हें पता चल जाना चाहिए तुम्हारा आंसर गलत हो चुका है, कहीं मिस्टेक हो चुकी है माइनस प्लस की। चलो f निकालना है, फोकल लेंथ अब तुम निकाल ही लोगे यार, वो भी निकलवानी पड़ेगी क्या, चलो निकलवा देते हैं। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन f तुम्हें निकालना है, दिख रहा है ना यहाँ तक का, हाँ 1 अपॉन v तुम्हारा आया माइनस का 24, u तुम्हारा है माइनस 16, तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 16। इसको सोल्व कर लो यार, ये कितना आएगा 48, माइनस का 2 प्लस का 16 3 जा, कितना आ रहा है 1 अपॉन 48। भाई साहब f तुम्हारा आ गया प्लस का 48 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें पता था f प्लस का आएगा, हाँ
पता था नहीं, माइनस में आना चाहिए। देखो फिर से एक गड़बड़ होगी हमारे साथ, फिर से हमारे साथ एक गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। अब भैया गड़बड़ तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि गड़बड़ कैसे हो सकती है। देखो v तुम्हारा माइनस में है, यहां प्लस होता है, यहां पे प्लस होता है, तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा माइनस, यहां माइनस होगा भाई साहब, यहां होगा माइनस, यहां आएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 48/5। पता है आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा माइनस का 5 9 जा 45 9.6 सेंटीमीटर, ये आएगा तुम्हारा माइनस में। समझ में आई? एग्जाम में इससे पता चलता है कि गलती है या गलत है या सही है। अगर ये प्लस में आ जाता तो कॉनकेव ही ना रहता, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ तो माइनस में होती है। तुम्हारी फोकल लेंथ प्लस में आ गई तो कॉन्वेक्स हो जाना चाहिए था, बट कॉनकेव है, कॉनकेव का मतलब कैसा होना चाहिए? माइनस। तो जब तुम न्यूमेरिकल करते हो ना तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। कम से कम तुम्हें आइडिया तो लग जाएगा तुम्हारा आंसर सही आने वाला है या गलत आने वाला है ना? तो उसके बाद तुम उसको ठीक भी कर पाओगे। तो ये तुम्हारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, इसको जल्दी से नोट कर लो। एक लास्ट न्यूमेरिकल और करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा इस वीडियो का। बड़ी वीडियो हो गई है मुझे पता है, बट तुम्हारा कंप्लीट भी हो जाएगा सारा। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होता है, यानी कि प्लस का 5 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगी, मैंने टेबल मिटा दी है, उसको देख लेना। माइनस का 10 सेंटीमीटर, उसको हमेशा अपने पास नोट करके रखना। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होता है ना? ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है, कैसा? प्लस में। तो आर कितना हो गया? प्लस का 30 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2, यानी कि 30/2 प्लस का 15 सेंटीमीटर। चलो फोकल लेंथ मिल गई। नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज निकालना है। देखो पोजीशन निकालने का जुगाड़ देखो पहले तो। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/15 इक्वल टू 1/v, 1/v, u कितना है? माइनस का 1/10। तो 1/v कितना हो गया भैया? 1/15 प्लस का 1/10। एलसीएम बताओ 30, 2 + 3 5/30। बच्चों f इक्वल टू आएगा तुम्हारा, सॉरी v इक्वल टू आएगा 30/5, यानी कि प्लस का 6 सेंटीमीटर। सोचने वाली बात है, पहले मैं सोचूंगा क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। जैसे पिछली बार गलत हुआ था, क्या इस बार गलत तो नहीं हुआ? प्लस में आया है, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, दोनों केस में प्लस है, तो इसका मतलब चांसेस है प्लस में है, तो इसको ठीक कर देते हैं। चलो डन। साइज मिल गया भाई? नहीं, पोजीशन मिल गई, पोजीशन मिल गई। अच्छा प्लस v प्लस में आता है ना, तो प्लस का मतलब तो मैंने वर्चुअल बताया था, तो ये वर्चुअल इमेज का साइन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, एक बात क्लियर हो गई। साइज ऑफ इमेज पे आ जाओ। m इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho। भाई साहब इन दोनों टर्म्स को उठा लो। माइनस का v कितना है? 6, u कितना है? माइनस का 10, hi कितना है? hi है हमारे पास? नहीं यार, साइज ऑफ इमेज भी तो निकालना था हमें, तो साइज ऑफ इमेज ही तो निकाल रहे हैं। hi/ho कितना है हमारे पास? 5। माइनस से माइनस मरा, 5 2 जा 10, hi कितना आ गया? प्लस का 3 सेंटीमीटर। क्या ये आंसर सही है? सोच के बताओ। प्लस है ना, तो प्लस का साइन तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है? इरेक्ट इमेज। देखो hi तुम्हारा कितना है? एक मिनट, इस वीडियो को बीच में हटा दूंगा। प्लस का मतलब क्या हो गया? इरेक्ट। और ये जो hi है, hi कितना है? 3 सेंटीमीटर। ho कितना है? 5 सेंटीमीटर। hi इज लेस देन ho, और जब hi कम होता है, इमेज का साइज कम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज। मिल गया नेचर, मिल गया तुम्हें साइज। देखो साइज ऑफ इमेज तुम्हारा ये आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा नेचर लिख दो, नेचर में जल्दी से लिख दो क्या क्या लिखा तुमने। देखो वर्चुअल होगा, क्लियर है। इरेक्ट होगा, क्लियर है। डिमिनिश्ड होगा, ये भी क्लियर है। अच्छा डिमिनिश्ड तो होना भी चाहिए था यार, कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केस हैं और दोनों में इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है। दोनों में ही इरेक्ट बनती है और दोनों में ही वर्चुअल बनती है। तो बच्चों ये तुम्हारे पास हुआ
कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, सारा का सारा रिफ्लेक्शन का पोर्शन। मान लो अभी भी तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो। मैं अपनी अगली वीडियो में वो डाउट तुम्हारा क्लियर कर दूंगा। जल्दी ही 2 से 3 दिन में मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिसमें पूरा 1 शॉट वीडियो में मैं तुम्हारा रिफ्रैक्शन कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आज का पोर्शन कंप्लीट हुआ होगा। थैंक यू।